लोकतंत्र के 4 पिलर होते हैं। जिस दिन बहाल हुआ उस दिन लोकतंत्र बहाल किया गया और लोकतंत्र के 4 पिलर होते हैं, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और मीडिया। और न्यायपालिका में आजादी के बाद आज की जो दफा है, आजादी के 74 साल बाद भी आज आपके समाज से एक भी जो न्यायपालिका की सबसे बड़ी अदालत है, ये छोटी मोटी अदालत तो छोड़ दीजिए, इस देश की सबसे बड़ी अदालत जहां आपको न्याय मिलना चाहिए था, जहां आपके साथ न्याय होना चाहिए था, उस सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट की अदालत है। उस सुप्रीम कोर्ट की अदालत में आजादी के 74 साल बाद भी जो सीनियर जज होते हैं, उन सीनियर जजों में से आजादी के बाद अब तक एक भी पटेल जज नहीं बन पाया। वो किसी के पास इतिहास बता दे, वो किसी के पास इतिहास तो बता दे। आजादी के बाद एक भी मौर्य जज नहीं बन पाया, आजादी के बाद एक भी राजभर जज नहीं बन पाया, आजादी के बाद एक भी चमार भंगी पासी ग्रेडियर जज नहीं बन पाया। केवल बाप की बपौती बन गई है उस सुप्रीम कोर्ट में ब्राह्मणों की। क्या उन्हीं के पास टैलेंट है? क्या उन्हीं के पास न्याय देने का अधिकार है? साथियों, आपको इतिहास नहीं पता, आपको इतिहास से सबक लेना चाहिए, क्योंकि 1919 में अंग्रेजों ने एक आयोग गठन किया था और उस आयोग में अंग्रेजों ने ये कहा था, स्पष्ट लिखा है, पढ़ लेना इतिहास में। अंग्रेजों ने लिखा है कि ब्राह्मणों के अंदर न्यायिक चरित्र नहीं होता है, इसलिए जब तक अंग्रेज थे इस देश में, तब तक एक भी ब्राह्मण को जज नहीं बनने दिया। ये इतिहास है, एक भी ब्राह्मण को जज नहीं बनने दिया। मगर आज जिसे अंग्रेज ब्राह्मणों को अन्यायी मानते थे, इनके अंदर न्यायिक चरित्र नहीं होता है, वही आजाद भारत में न्याय देने वाला बन गया। सोचने वाला विषय ये अंग्रेजों के इतिहास में लिखा हुआ है, हम अपने से नहीं करें। और 1919 में रिपोर्ट है न्यायपालिका की सुप्रीम कोर्ट की पहली अदालत में, यानी सुप्रीम कोर्ट में आपका प्रतिनिधित्व तो नहीं है। आज आपके साथ किसी राजभर के साथ किसी ब्राह्मण ठाकुर से झगड़ा हो जाए और उस झगड़े को ले जाओ सुप्रीम कोर्ट में, और जब सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, क्योंकि ब्राह्मणों का जो चरित्र होता है, सारे के सारे एक अपने अपने आप के रिश्तेदार होते हैं, वो अपने रिश्तेदार को बचाने का काम करेगा और आपके साथ अन्याय करेगा और ब्राह्मणों को न्याय दिलाएगा। ये चरित्र निर्माण है, ये चरित्र निर्माण है। इस वजह से आजाद भारत में हमारे समाज के लाखों केसेस पेंडिंग पड़ी हुई है, हमारे समाज के करोड़ों केस पेंडिंग पड़ा हुआ है, सुनवाई नहीं होता है। और उनकी सुनवाई हो जाती है क्योंकि वो बैठे हुए जज आपके विरोधी नस्ल के, वो बैठे हुए जज आपके विरोधी नस्ल के हैं, उनका चरित्र ही है इस देश में आपको न्याय नहीं देना, उनका चरित्र ही है इस देश में है आपके ऊपर शासन करना। इसलिए न्यायपालिका पर उन्होंने सबसे पहले कब्जा किया, आजाद भारत। दूसरा, जिसे हमारे ओबीसी के लोग अपना बाप मानते हैं, हमारे ओबीसी समाज के लोग, थोड़ी कड़वी बात है, हमारे ओबीसी के लोग ब्राह्मण को अपना बाप मानते हैं, अपने बाप को कभी मरने के बाद पूजने का काम नहीं करते, मगर ब्राह्मण का 10 साल के बेटा भी हो जाएगा तो उसे पूजने का काम करते हैं। क्यों? ये गुलामी का प्रतीक है। अभी एग्जाम्पल है, स्वतंत्र देव सिंह पटेल जी, बीजेपी के वो प्रदेश अध्यक्ष, आपने वीडियो देखा होगा, 10 साल के बच्चों को, वो पूरा 60 साल का व्यक्ति 10 साल के बच्चों का चरण धो करके चरणामृत ले रहा है। ये गुलामी, ये आपका आदर कर रहा है तो आपका समाज की क्या परिस्थिति होगी आप सोच सकते हो। इसलिए इतना हमारे लोग बाप मान जाते हैं ब्राह्मणों को कि अगर शादी भी करना हो, पढ़े लिखे लोग हमारे समाज के डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, IAS, PCS, DM, SDM, IG,
जब अधिकारी बन जाता है, अधिकारी बनने के बाद जब वो शादी करने जाता है तो उस पढ़े लिखे IAS PSC SDM SDM अधिकारी को इसके पास औकात नहीं होती कि पढ़े लिखे व्यक्ति के पास इतना भी औकात नहीं होता कि बगैर ब्राह्मण के परमिशन से शादी कर ले, बगैर ब्राह्मण के परमिशन से शादी कर ले। ये गुलामी आपके पास है। अरे आप पढ़े लिखे डॉक्टर इंजीनियर वकील हो और IAS PCS अधिकारी हो, कक्षा 5 फेल ब्राह्मण से जाकर के चरण छू करके 251 दे करके पोथी पत्रा में देख करके अरे पूछते हो कि मैं शादी करने लायक हूँ कि नहीं लायक हूँ। दुनिया का ऐसा तो कहीं मैं नहीं देखा। दुनिया में 216 देश होते हैं, उस 216 देश में भारत निकाल दो 215 देश में कहीं ऐसा एग्जाम्पल नहीं होता कि कक्षा 5 फेल व्यक्ति को 10 साल के बच्चों को चरण स्पर्श करके वो परमिशन मांगे कि मैं शादी करूं या ना करूं। कहीं एग्जाम्पल मैंने नहीं देखा, बहुत सारा इतिहास पढ़ा, नहीं अब तक देखा, लेकिन भारत में अभी भी जिंदा है। और इतना ही नहीं, शादी करने के बाद जब आप बच्चा भी पैदा कर लोगे, मेहनत आप करोगे, बच्चा आप पैदा करोगे, बच्चा पैदा कर लेने के बाद भी आपके पास अधिकार नहीं है कि बच्चे का नाम लिख दे, कि बच्चे का नाम क्या होगा। अरे बच्चे का नाम अब पता नहीं, समझ में नहीं आता है समाज के लोगों को कि पैदा करना बहुत बहादुरी की बात है कि नाम लिखवाना बड़े बहादुरी की बात है। ये भी हमें समझ तक आज तक नहीं आया। तो बच्चा पैदा करने के बाद नाम करने के लिए, नामकरण करने के लिए ब्राह्मण को जाते हैं और उससे पूछते हैं और 251 रुपया भी देते हैं। आपसे मजबूत है ब्राह्मण। आज तक मैंने देखा नहीं कि हल चलाता हुआ नजर आए, है कोई दिखा? किसके भरोसे जी रहा है? सोचो, कभी सोचा, कभी हल चलाता हुआ दिखा, कभी ईटा गारा करते हुए दिखा, कभी पल्लेदारी करते हुए दिखा, कभी लेवरई करते हुए दिखा, फिर भी आपसे मोटा है, चमड़ी चढ़ी हुई है और उसको अगर नापो तौलो तो उसका वजन आपसे ज्यादा 70 किलो से ऊपर ही जाएगा। तो किसके भरोसे जा रहा हूँ? और विरोध आपका करेगा जब आप कहोगे ये नीट आपको MBBS आपके समाज से डॉक्टर बने ना, इसलिए आज तक उन लोगों ने लागू किया था कि OBC को 27% रिजर्वेशन हम नहीं देंगे, मतलब आपको डॉक्टर नहीं बनने देंगे। अब तक लागू था, कल परसों तक लागू था कि आपके समाज से डॉक्टर नहीं बनने दिया जाएगा। जिसे नीट परीक्षा होती है, सबसे बड़ी परीक्षा होती है, उसी परीक्षा को पास करके आपके समाज के बच्चे डॉक्टर बन सकते थे, MBBS MD बन सकते थे। मगर उन लोगों ने व्यवस्था लागू की थी कि हम इन OBC के लोगों को हम 27% नहीं देंगे। अजीब है। तो उन लोगों ने नहीं दिया, तो यह व्यवस्था उनके नियंत्रण में है, आपको गुलाम बना करके रखे हुए हैं। तो साथियों, ये लोकतंत्र के पहले पिलर पर उनका कब्जा। लोकतंत्र का दूसरा पिलर IAS IPS SDM SDM IGD अधिकारी होते हैं, जिसे कार्यपालिका कहा जाता है। कार्यपालिका में आज भी जितने भी नौजवान खड़े हैं, वो मैं बोल रहा हूँ मत मानना, मगर आप अभी नेट पर जाओ, गूगल से सर्च करो, एक भी आप उत्तर प्रदेश के 75 जिले हैं, उन 75 जिले में से आपकी आबादी 52% है और 52% लोगों को 27% दिया गया है। और नेट पर जाकर के यानी 27% के अनुसार आपके 27% DM होने चाहिए, यानी आपके DM SDM की संख्या इस उत्तर प्रदेश के 75 जिले में से आपको कम से कम 25 होने चाहिए। थोड़ा सर्च करके देखो कितने DM आपके समाज के हैं, थोड़ा सर्च करके देखो DM कितने आपके समाज में है, थोड़ा सर्च करके देखो SDM आपके समाज के कितने के। जब आपका अधिकारी नहीं होगा तो उस देश का, उस जिले का नियंत्रक होता है और आपके साथ जब
अन्याय अत्याचार होगा, आपकी बात उठाने वाला वहां नहीं होगा, आपकी बात वही उठाने वाला होगा जिसे अवसर दिया गया है, ब्राह्मण को अवसर दिया गया है। सारा कब्जा उन लोगों ने किया है और कब्जा करके आज जब आप अपनी समस्या को लेकर के उनके पास जाते हो तो उनका चरित्र जाग जाता है। उनका चरित्र है आपके साथ शोषण करना, और वैसे आपकी बड़ी बड़ी बातें आपको कहेंगे, लेकिन उनका चरित्र जाग जाता है। वो जागने की वजह से आपका समस्या हल नहीं करते। लोकतंत्र के कार्यपालिका पर आज तक भी 80% ब्राह्मण तक सब ऊंची जाति के लोगों का कब्जा है। कार्यपालिका में 80% अगर 100 पोस्ट डीएम का है तो 80 के 80 ब्राह्मण तक सब ऊंची जात के लोग डीएम बने हुए हैं। अब हमारे लोग सोचते हैं, कुछ हमारे बुद्धिजीवी लोग भी हैं, कुछ हमारे बुद्धिजीवी लोग भी हैं, ये सोचते हैं कि हमारा बेटा पढ़ते ही नहीं होगा। कुछ लोग समझते हैं हमारा बेटा पढ़ते ही नहीं होगा, हमारे समाज के लोग पढ़ते लिखते नहीं होंगे। थोड़ा दिल्ली जाकर के देखो कितने बेटे पढ़ रहे हैं, कितने लाल पढ़ रहे हैं, और पढ़ते पढ़ते वो अपनी आत्महत्या के लिए कर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं जब नौकरी नहीं मिल रही है। अरे आप सोचे देखो, अगर हमारे समाज के लोगों के अंदर टैलेंट नहीं होता, अगर हमारे समाज के लोगों के अंदर जिज्ञासा नहीं होती, हमारे समाज के लोगों के अंदर ज्ञान नहीं होता, तो आप ही के कोख से इस देश में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर कैसे पैदा होते, दुनिया के सबसे बड़े विद्वान। जब आपके पुरखों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं दिया गया था, जब आपको पुरखे को पढ़ने लिखने से वंचित खदेड़ दिया गया था, स्कूल से बाहर खदेड़ दिया गया था, तब उस समय आपके सबसे बड़े पुरखे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर दुनिया की सबसे बड़ी डिग्री हासिल किए थे, दुनिया की सबसे बड़ी डिग्री हासिल कर दिए थे। और दुनिया की सबसे बड़ी डिग्री होती है डीएससी की डिग्री। आज तक आजाद भारत में 74 साल हो गए। आप थोड़ा पूछ लेना किसी ब्राह्मण से कि थोड़ा आप बताओ कि आपके नस्ल में आप कहते हो कि मेरे अंदर विद्वान मैं बहुत हूँ, मैं टैलेंट बहुत हूँ, और एससी एसटी ओबीसी के लोग चमार भागी या कुमार लोग, ये लोगों के अंदर काबिलियत नहीं है, तो चलो तुम्हारे पास अगर काबिलियत है तो आजाद भारत में एक भी व्यक्ति का नाम बताओ कि दुनिया की सबसे बड़ी डिग्री हासिल किया हुआ हो। चैलेंज है, घर पूछ लो, अगर दुनिया की सबसे बड़ी डिग्री हासिल किया हुआ व्यक्ति एक भी पैदा हो तुम्हारे नस्ल में तो बताओ, एग्जाम्पल दो। नहीं है, बल्कि आजाद भारत में और गुलाम भारत में मिला करके आपके ही समाज से 2 महापुरुष ऐसे पैदा हुए कि दुनिया की सबसे बड़ी डिग्री हासिल किए। एक थे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, दूसरे के.आर. नारायणन। ये दुनिया की सबसे बड़ी डिग्री हासिल किए थे। हमारे नस्लों में अगर टैलेंट नहीं होता, हमारे नस्लों में अगर विद्वता ज्ञान नहीं होता, इस देश में जितनी बढ़िया बढ़िया मंदिर में मलाई खाने वाले ब्राह्मण है, उस मंदिर को भी बनाने का काम हमारे पूर्वजों ने किया था। कैसे मान ले कि हमारे अनपढ़ पूर्वजों ने बनाया था उस बिल्डिंग को, आज ब्राह्मण कब्जा किया है। तो ये आपकी नस्लें गौरवशाली नस्लें रही है। जिस समय आपके पुरखा देश के राजा थे, उस समय आप इस देश को दुनिया के पटलों पर विश्व गुरु माना जाता था। जिस समय आपके पुरखे राजा थे, उस समय इस देश को विश्व गुरु माना जाता था। इतिहास है, देख लो। अशोका के समय में इस देश को सब विश्व गुरु माना जाता था। अशोक मौर्य के समय इस देश को सोने की चिड़िया मानी जाती थी। हालेलुया। आज तक ब्राह्मण चाहे नहीं बना लेते। 74 साल से आजाद भारत में 74 साल से इस देश में कब्जा किए हुए अपने आप को विद्वान मानते हैं, तो वो क्यों नहीं इस देश को अभी विश्व गुरु बना सकते हैं? अरे उनके पास विश्व गुरु तो छोड़ो, गुलाम भारत में, प्राचीन भारत में जब आपके पास कोई व्यवस्था नहीं थी, तब अशोका के समय में
अशोका ने एशिया के 4 कोने पर अपना यूनिवर्सिटी स्थापित किए थे। अशोका ने एशिया के 4 कोने पर यूनिवर्सिटी स्थापित किए थे। अपने जीवन काल में 1.25 लाख विद्यालय और विश्वविद्यालय मिला करके अशोका ने अपने जीवन में ये स्कूल खुलवाया था। और अशोका ने अपने ही जीवन काल में 4 विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला, उज्जैन विश्वविद्यालय। आज भी नालंदा विश्वविद्यालय के वेलसांग यात्री, चीनी यात्री जब आया तो उसने अपने बायोग्राफी में लिख के गया कि उस समय की व्यवस्था में नालंदा विश्वविद्यालय में इतनी बड़ी व्यवस्था थी कि नालंदा विश्वविद्यालय में जानवर का अस्पताल होता था। तो सोच सकते हो कि वो व्यवस्था कितनी डेवलप रही होगी। आज आजाद भारत के 74 साल में एक भी इस बहराइच के जिले में एक भी जानवर का अस्पताल बता दो है क्या? अरे जानवर का अस्पताल छोड़ो, यूनिवर्सिटी भी नहीं होगी, पढ़ाई भी नहीं होता होगा तो जानवर का अस्पताल का, इंसानों का अस्पताल नहीं होगा तो जानवर को तो दूर की बात। ये व्यवस्था है। तो साथियों, आजाद भारत के लोकतंत्र के जो तीसरा पिलर होता है विधायिका, जो आप चुन करके भेजते हो, वोट दे करके अपने समाज को भेजते हो। आजाद भारत में अगर सबसे पहले धोखेबाजी हुई तो ओबीसी समाज के साथ हुई। और ये ओबीसी समाज जिनकी आबादी 52% है और 52% लोगों को 100 पोस्ट आता है तो 52% इनको मिलना चाहिए, हिस्सेदार होना चाहिए था। आजादी जब मिली तो यही शर्त पर मिली कि जिसकी जितनी संख्या होगी उसकी उतनी भागीदारी होनी चाहिए थी। आजाद भारत में 52% लोगों को, अगर इस देश में 52 बीघे जमीन है तो 52 बीघे, 100 बीघे जमीन है तो 52 बीघे के हकदार ओबीसी के लोग होते। लेकिन आज आजाद भारत के 74 साल में सारे जमीनों का हकदार, 94% जमीनों का हकदार श्रवण जाति के लोग पड़े हुए हैं। आपका हिस्सा छीन लिए, जो कभी खेती भी नहीं करते, हमारे लोगों को बंधुआ मजदूर बना करके खेती करवाते थे। हमारे लोगों को बंधुआ मजदूर बना करके खेती करवाते थे और आज वो जमीन के जमींदार बने हुए हैं। तो आजाद भारत में ये 52% लोगों को 52% हिस्सा मिलना चाहिए था। मगर दुखद बात है कि आजाद भारत में आपको राजनीतिक आरक्षण भी नहीं मिले। आजादी मिली 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ। जिस दिन संविधान लागू हुआ उसी दिन एससी और एसटी नाम के लोगों को, एससी की संख्या 15%, एसटी की संख्या 7.5%, दोनों मिला करके 22.5%, जिनकी आबादी कम थी 22.5% थी, उन लोगों ने जिस दिन संविधान लागू हुआ उसी दिन लड़ झगड़ करके उन लोगों ने अपना हिस्सा ले लिया और आजाद भारत में उन लोगों को पॉलिटिकल आरक्षण मिल गया, उन लोगों को राजनीति में आरक्षण मिल गया। इसलिए आज भी संसद उनके 131 संसद में चुन करके जाते हैं उनकी आवाज उठाने के लिए। वो अलग बात है कि वो दलाल और भल्ले पैदा होके जा रहे हैं, मगर उनको हक अधिकार एक तो रिजर्व दे दिया गया है। 131 सांसद उनके कोटे से जाते हैं, मगर आजाद भारत में एक भी ओबीसी का व्यक्ति बताए, पढ़ा लिखा नौजवान और कोई भी आदमी बताए कि ओबीसी के कोटे से जिनकी आबादी 52% है, उस 52% लोगों को 52% हिस्सा मिलना चाहिए था। राजनीतिक आरक्षण हो चाहे कोई आरक्षण हो, तो आज तक इतिहास में एक भी ओबीसी के कोटे से संसद चुन करके जाने वाले का नाम बताइए। बताओ, बोलने वाले कौन है? बोलने वाले एक भी संसद में ओबीसी के कोटे से चुन करके जाने वाले का नाम बताइए, क्योंकि ओबीसी का कोटा ही नहीं आज तक लागू है। ये दुखद बात है, ये हंसने की बात नहीं। ये आजाद 74 साल में आपकी स्थिति परिस्थिति क्या बनी है? आपको केवल लगता है कि मुझे बढ़िया खाना मिल जाए और मुझे बढ़िया घर मिल जाए, वही आजादी है। आजादी से नहीं कहा जाता, आजादी वो कहा जाता है कि देश के सभी व्यवस्थाओं पर आपका हिस्सा मिले, आपका हिस्सा होना चाहिए। तो इसलिए साथियों, आज तक
एक भी सांसद ओबीसी के कोटे से चुन करके नहीं जाते, जितने जाते हैं वो सामान्य के कोटे से चुन करके जाते हैं, क्योंकि इस देश में राजनीतिक दो ही सीट लागू होता है, एक आरक्षित एक अनारक्षित, दो ही सीट लागू होता है। तो आरक्षित और अनारक्षित से सारे लोग लड़ते हैं। जब सामान्य सीट से हमारा आदमी लड़ता है तो वो संसद में चला जाता है। हमारा पटेल, हमारा मौर्य, हमारा यादव संसद में जब चुन करके जाता है तो आप अपनी समस्या लेकर के जाते हो कि मेरी ये गिनती नहीं हो रही है, मेरी भागीदारी नहीं हो रही है, साहब उठाओ और इस मामले को रफा दफा करो। तो वही आदमी सांसद आपको कहता है, क्या कहता है, अरे कोई आप ही थोड़ी ना वोट दे करके भेजे, अरे हमें तो पंडित जी भी वोट दिए हैं, हमें तो ठाकुर जी भी वोट दिए हैं, हमें तो बनिया जी भी वोट दिए हैं, तो हम उनको नाराज नहीं करेंगे। क्योंकि आपकी जब मामला आएगा 52% आप हिस्सा मांगोगे, जब आप 52% हिस्सा मांगोगे, आपके हिस्सा पे 80% कब्जा ब्राह्मण ने किया है, तो 80 में से 52 घट जाएगा, उनको वो कम हो जाएंगे, वो 28 पे 18 पर सिमट जाएंगे, उनको ये पता है। इसलिए वो हमारे लोगों को, हमारे सांसद और विधायक को दलाल और भड़वा बनाया रहता है, और दलाल और भड़वा बना करके वो कहलवाता है कि कहो हमें तो वोट ब्राह्मण जी ने दिया, हमें वोट तो ठाकुर जी ने दिया है, हमें तो वोट बनिया जी ने दिया है, तुम्हारे ही वोट से थोड़ी नहीं जीते हैं, इसलिए तुम्हारी समस्या बाद में निपटेंगे। क्यों? क्योंकि अगर ठाकुर, बनिया और पंडित जी नाराज हो जाएंगे तो हम, पार्टी किसकी है? बीजेपी की, वो पार्टी है ब्राह्मणों की, तो ब्राह्मण नाराज हो जाएगा तो हमारा टिकट भी नाराज हो जाएगा, हमारा टिकट भी नाराज हो जाएगा। जब हमारा टिकट नाराज हो जाएगा तो फिर दूसरी बार हम बढ़िया फ्लाइट से बढ़िया मलाईदार खाना तो खा नहीं पाएंगे। आपकी आवाज क्यों उठाएं? अगर यही बात आप लोगों ने मांगी होती कि जिस तरह SC ST को प्रतिनिधित्व का दिया गया उस तरह ओबीसी को वही प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए, तो आपका व्यक्ति आपके कोटे से चुन करके जाता। जब आपका व्यक्ति आपके कोटे से चुन करके संसद विधायक में जाता तो आप उसके पास जाके ये मेरी समस्या हल करो, तो वो जबरन हल करता। क्यों? क्योंकि उसको डर रहता कि दोबारा फिर हम आएंगे इसी बस्ती में, पटेल बस्ती में, मौर्या बस्ती में, अहिर बस्ती में फिर आएंगे। अगर इनकी समस्या हम हल नहीं करेंगे, क्योंकि इन्होंने वोट दे करके हमें भेजा, इन्हीं के कोटे से आए हैं, तो अगर इनकी समस्या हम हल नहीं करेंगे तो हमारी पिटाई कर देंगे, जैसा आजकल किसान के लोग कर रहे हैं, तो आप कर देते। लेकिन ये व्यवस्था नहीं लागू होने की वजह से, ये आपके नाकामी की वजह से, आप लोगों ने अपना हक अधिकार नहीं मांगा, इसलिए आपके साथ ये अत्याचार अन्याय हो रहा। लोकतंत्र का चौथा पिलर, लोकतंत्र का चौथा पिलर मीडिया जो आपका समाज का दर्पण होता है, जो आपके साथ हो रही घटना को आए दिन आपके महिलाओं के साथ अन्याय अत्याचार होता है। एक भी अन्याय अत्याचार होने के बाद एक भी मीडिया में आपका समाचार नहीं बनता, क्योंकि आजाद भारत से लेकर के अब तक एक भी पटेल पत्रकार नहीं बन पाया, एक भी मौर्य पत्रकार नहीं बन पाया, एक भी जयाजभर पत्रकार नहीं बन पाया। ये लोकतंत्र के चारों पिलरों के ये जो आपका चौथा पिलर मीडिया है, इस मीडिया पर भी आजाद भारत में 74 साल में 99% ब्राह्मण तत्सम ऊंची जात के रिपोर्टर है, संवाददाता है, समाचार पढ़ते हैं, आपकी खबरें नहीं छापते। यानी इस देश को जो आपके पुरखों ने लड़ झगड़ करके, ज्योतिराव फूले से लेकर के डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बीच जो समय है 108 साल, ये आजादी जो आप पढ़ते हो ये मुफ्त के ऐसे नहीं मिली है। 108 साल आपके पुरखों ने अपनी जिंदगी जवानी लगाई है। उस जिंदगी जवानी लगाने के बाद जिस समाज को गर्दन पर कपड़े पहनने का अधिकार नहीं था, उस समाज को राजा बनने का अधिकार लोकतंत्र में बहाल करके दे दिया। मगर उस समाज के लोग आज भी ब्राह्मण को अपना बाप मानते, अपने महापुरुषों को बाप नहीं मानते। नतीजा यही हुआ
कि आपका सत्यानाश हो रहा है आजाद भारत में। इसलिए मैं कहता हूँ आजाद भारत में अगर किसी के साथ धोखेबाजी हुई तो सबसे बड़ी धोखेबाजी इस ओबीसी के साथ हुई, जिनकी आबादी 52% है। और 52% के लोग अगर जग जाए, क्योंकि इनकी आबादी ज्यादा है, ये सोते हुए शेर है, अभी शेर के जंगलों से भी आए हैं, तो ये शेर सोते हुए शेर है। अगर ये लोग जग जाए, केवल आपके जागृति से ब्राह्मण डरता है। आप उनको पूजो चाहे कुछ करो, आपको उनको मारो चाहे कुछ करो, उससे नहीं डरेगा। आपके जागृति से आप अपना हक और अधिकार मांगोगे तो इससे उसको डर लगती है, क्योंकि उसको पता है कि ये 52% लोग अगर इस देश में जग गए और ये कहने लगे कि मेरी गिनती करो और नहीं तो वरना कुर्सी खाली करो, अगर ये लोग नारा लगाने लगे तो आजाद भारत में ब्राह्मण नीचे हो जाएगा। उनकी आबादी 3.5% है, 3.5% में हो जाएगा, क्योंकि जिसकी संख्या जितनी होगी उतनी हम हिस्सा देंगे। इसलिए उनकी आबादी 3.5% में हो जाएगा और आपकी आबादी 52% है, तो 52% इस देश का राजा हो जाएगा, हुक्मरान हो जाएगा और सारे व्यवस्था पर हुक्मरान हो जाओगे। ऐसा नहीं कि केवल मुख्यमंत्री बनने से आप राजा बन सकते हो, बल्कि आपका न्यायपालिका में भी आप लोगों का होगा, कार्यपालिका में भी लोकतंत्र के सभी पिलरों पर आपका कब्जा होगा। आपके लोग होंगे, जब आपके लोग आपकी जगह पर पहुंचेंगे तो आपके साथ न्याय होगा और आप इस देश को फिर पुनः सोने की चिड़िया बना सकते हो। ये काम आप लोगों को जागृत होना पड़ेगा और जगाना पड़ेगा, समाज को जोड़ना पड़ेगा। साथियों, ये राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के माध्यम से ये परिवर्तन यात्रा इसीलिए निकाली और ये परिवर्तन यात्रा, ये राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा केवल उत्तर प्रदेश में घूम रहा है ऐसा मत सोचना। ये परिवर्तन ये राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा 31 राज्यों में 5000 तहसीलों में 2 लाख गाँव में ये नेटवर्क इसका फैल चुका है। अब हम सड़क पर उतरने की ये तैयारी कर रहे हैं। अभी एक तो हमने अंगड़ाई केवल लिया है कि नीट पर हमारा रिजर्वेशन लागू करो, तो सरकार ने डर करके, मोदी ने डर करके तुरंत लागू कर दिया। ये तो आपका है। इसलिए मैं कहता हूँ कि उनको डर किसी से नहीं है, उनको डर तो केवल आपके जागृति से है। आप अपना हिस्सा मांगोगे तो ब्राह्मण को डर लगेगा, ये डर आप कायम करवाओगे।